अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर 17 एफएससी बायोलॉजी सेकंड ईयर। हम इसमें जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में दो तरह के कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स हैं, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ रहे हैं। पिछले टॉपिक में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ा। इस टॉपिक में हम थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड्स को पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम इस टॉपिक में देखेंगे कि थायराइड ग्लैंड किसके अंडर होता है, कौन इसको कंट्रोल करता है, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी शेप क्या है, इसके हार्मोन्स के नाम क्या हैं और हार्मोन्स कौन कौन से फंक्शंस हमारी बॉडी में कंट्रोल करते हैं। उन हार्मोन्स की अगर एक्सेस सिक्रीशन हो या अंडर सिक्रीशन हो तो कौन कौन सी डिजीज़ पैदा होती हैं। स्टूडेंट्स, थायराइड ग्लैंड्स किधर होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं इनकी लोकेशन बताता हूँ। थायराइड ग्लैंड हमारी थायराइड ग्लैंड जो कि तादाद में एक ही है, बाइलोब्ड है। इसके दो लोब हैं, हमारी नेक के अंदर होता है, गर्दन के अंदर होता है। ये वेंट्रल ऑफ ट्रैकिया होता है। बेसिकली हमारी बॉडी में जिस तरफ वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन है, वो है हमारी बॉडी की डॉर्सल साइड और उसके अपोजिट वेंट्रल साइड। तो ये ट्रैकिया या एसोफेगस के वेंट्रल साइड पे, ये गर्दन के इधर प्रेजेंट है और ये बाइलोब्ड एक स्ट्रक्चर है। इसकी शेप कैसी होती है? ये बटरफ्लाई शेप्ड होता है। इसकी शेप बटरफ्लाई की तरह की होती है, राइट। तो ये कैसे काम करता है? हमारा थायराइड ग्लैंड पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, उसके अंडर काम करता है। और आपको मालूम है कि एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के अंडर होता है। और हाइपोथैलेमस किसके अंडर होता है? वो किसी के भी अंडर नहीं होता, क्योंकि वो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन है, जो बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट को खुद डिटेक्ट कर लेता है कि अब थायराइड हार्मोन्स की ज़रूरत है तो उनको स्टिमुलेट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी को वो आगे स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को और सेक्रीशंस पैदा हो जाएंगी। और अगर ज़रूरत नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, लोकेशन मैंने आपको बता दी। दिस इज़ प्रेजेंट इन द नेक बीनीथ द लेरिंक्स द वॉइस बॉक्स। ये लेरिंक्स जो होती है, यहाँ से ये हमारी साउंड पैदा होती है, उसके नीचे प्रेजेंट है। दिस इज़ ऑन द वेंट्रल साइड। दिस इज़ बाइलोब्ड। ये दो इसके लोब है, एक ये लोब और दूसरा ये लोब। ये थायराइड कार्टिलेज है जिसके साथ ये अटैच्ड है और ये प्रेजेंट है थायराइड ग्लैंड। नीचे आप देख रहे हैं ट्रैकिया है और इसकी बैक साइड पे एसोफेगस। हमें मालूम है कि एसोफेगस ट्रैकिया के डॉर्सल साइड पर होती है। ये पोस्टीरियर व्यू आपको दिखाया गया पिछली साइड पे, जहाँ पे ये चार आपको ब्लैक कलर के पैराथायराइड्स भी दिखाए गए। इस टॉपिक में हम पैराथायराइड जो कि तादाद में 4 हैं, उनकी कौन सी सेक्रीशंस हैं वो भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड कैसे कंट्रोल होता है। जो हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो कि फोर ब्रेन का एक पार्ट है, ये एक सेक्रीशन पैदा करेगा जिसका नाम है TRF, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, या इसको आप कह सकते हैं TSHRF, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ये रिलीजिंग फैक्टर आके स्टिमुलेट करेगा। किसको स्टिमुलेट करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो है दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ हार्मोन्स। नंबर 1 प्राइमरी हार्मोन्स विच स्टिमुलेट द बॉडी, विच कंट्रोल द बॉडी फंक्शंस, एंड सेकंड द ट्रॉपिक हार्मोन्स विच कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अदर हार्मोन्स। तो ये एंटीरियर लोब जो है पिट्यूटरी का, ये TSH पैदा करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि अपनी सेक्रीशंस पैदा करें। जब थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगा तो ये 3 तरह के हार्मोन्स पैदा करेगा। हमने शुरू में जब ये डिस्कवर हुआ, इसका पहला हार्मोन तो उसका नाम रखा गया थायरॉक्सिन। बाद में देखा गया कि ये 2 हैं बेसिकली, एक T3 और एक T4, टेट्राआइडोथायरोनिन और ट्राईआइडोथायरोनिन। इसमें 4 आयोडीन के एटम्स हैं, इसमें 3 हैं। और तीसरा जो हार्मोन था वो था कैल्सिटोनिन। तो ये 3 हार्मोन्स पैदा करता है। स्टूडेंट्स, हमने हार्मोन देखने हैं थायराइड ग्लैंड के, कौन कौन से हार्मोन्स हैं। थायराइड ग्लैंड के 3 हार्मोन्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। T4 एंड T3 जो हैं ये एक दूसरे के इंटेगोनिस्टिक काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके फंक्शंस को देखते हैं। T4 और T3 जो हैं ये दोनों एक दूसरे के साइनर्जिस्टिक फंक्शन करते हैं। हमें मालूम है कि हार्मोन्स के फंक्शन 2 तरह के होते हैं, या तो 2 हार्मोन एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं फंक्शन में, जिसको एंटागोनिस्टिक फंक्शन कहते हैं, या 2 हार्मोन्स एक दूसरे के फंक्शन को इम्प्रूव कर रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं, इफेक्ट को बेहतर कर रहे हैं, इसको साइनर्जिस्टिक फंक्शन कहते हैं। तो T3 और T4 का फंक्शन साइनर्जिस्टिक फंक्शन होता है। ये करते क्या है? ये हमारी बॉडी के अंदर
बेसल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। बेसल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। बेसल मेटाबॉलिज्म मींस जब हम रेस्ट कंडीशन में हैं, जब हम एक्सरसाइज वॉक या रनिंग नहीं कर रहे, नॉर्मल कंडीशन में हैं, तो उस वक्त हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसको बेसल मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जो कि नॉर्मल एक ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है जिससे एटीपी पैदा हो रहा है, जिससे हार्ट की नॉर्मल रिदमिक मूवमेंट हो रही है, बीटिंग हो रही है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ब्रीदिंग नॉर्मल है। तो इस दौरान बेसल मेटाबॉलिज्म उसको रेगुलेट करते हैं T4 और T3। इनका एक और फंक्शन, ये STH के साथ मिलके सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन जो कि पिट्यूटरी का हार्मोन है, ये T4 और T3 ये उसके साथ मिलके ये बॉडी की ग्रोथ को भी कंट्रोल करते हैं, यानी हमारी बॉडी की जो नॉर्मल ग्रोथ है उसको भी ये कंट्रोल करते हैं। ये ब्रेन सेल डिफरेंशिएशन भी करते हैं। ब्रेन सेल्स डिफरेंशिएशन, व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन? ब्रेन सेल्स को ये स्टिमुलेट करते हैं कि वो ब्रेन सेल्स बन जाए। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है बायोलॉजी में? सेल्स ने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है। टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इट्स स्ट्रक्चर शुड बिकम स्पेसिफिक, मींस उस फंक्शन के अकॉर्डिंग हो जाए, इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ब्रेन सेल्स न्यूरॉन्स हैं, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स हैं, तो उनको न्यूरॉन्स बना देगा कौन भला? T4 और T3, ये ब्रेन सेल डिफरेंशिएशन करवा देंगे। ये सेक्सुअल मैच्योरिटी भी करवाते हैं। ह्यूमंस के अंदर जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है उसमें भी T4 और T3 का रोल होता है। एम्फीबियंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक प्ले करते हैं जिसको मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। स्टूडेंट्स, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? ये जो एम्फीबियंस हैं या इंसेक्ट्स हैं, इनकी लाइफ में मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। पहले लार्वा पैदा होता है, फिर एडल्ट बनता है। लार्वा इमेच्योर स्टेज है, विरोशियसली फीडिंग स्टेज है, मॉर्फोलॉजिकली एडल्ट से डिफरेंट है। एडल्ट जो है वो मॉर्फोलॉजिकली उससे डिफरेंट है और वो उतना विरोशियस फीडर नहीं होता, वो नॉर्मल लाइफ गुजारता है। बेसिकली एडल्ट लाइफ जो है वो सेक्सुअल एज है और जो लार्वल है वो फीडिंग एज है। तो ये जो एम्फीबियंस हैं, जैसे अगर हम फ्रॉग की बात करें तो इनमें टैडपोल लार्वा होता है। तो ये टैडपोल लार्वा लॉन्ग टेल रखता है, जबकि मैच्योर फ्रॉग या टोड की टेल नहीं होती, उनको ऑर्डर ए न्यूरा में रखा गया जिसका मतलब ही टेल लेस है। तो ये लार्वा से एडल्ट बनने के लिए उनको थायराइड हार्मोन्स चाहिए। अगर थायराइड हार्मोन ना हो तो टैडपोल लार्वा एडल्ट यानी टेल लेस एम्फीबियन में कन्वर्ट नहीं होगा। वही टैडपोल लार्वा साइज़ में लार्ज हो जाएगा, मेंढक के जितना हो जाएगा, लेकिन उसकी टेल प्रेजेंट रहेगी। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे इनकी अगर एक्सेसिव सेक्रीशन हो, जिसको आप कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म क्या मतलब है हाइपरथायराइडिज्म का? हमारी बुक में ये वर्ड तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका मतलब है एक्सेस सेक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू विच स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस इन द बॉडी। एक डिजीज़ पैदा होती है जिसको ग्रेव्स डिजीज़ कहा जाता है। ग्रेव्स डिजीज़, ग्रेव इज़ द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस डिजीज़। इसको हाइपरथायराइडिज्म, ग्रेव्स डिजीज़ या इसको एक्स ऑप्थेल्मिक गाइटर भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, एक्स ऑप्थेल्मिक गाइटर मीन्स, एक्स ऑप्थेल्मिक मीन बल्जिंग आइज़, आइज़ बाहर को उभरी हुई होती हैं, बड़ी बड़ी आइज़ होती हैं। एक तो बड़ी बड़ी आइज़ हैं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं, ठीक है, लेकिन ये जो एक्स ऑप्थेल्मिक गाइटर की आइज़ हैं ये ड्रॉनी लगती हैं, इतनी बड़ी हैं कि ड्रॉनी लगती हैं, इसीलिए इसको ग्रेव्स डिजीज़ या एक्स ऑप्थेल्मिक गाइटर कहा गया है। इसको थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहा जाता है, यानी थायराइड जो है वो इतना जमा हो गया कि वो टॉक्सिक हो गया, थायरोटॉक्सिकोसिस। इस डिज़ीज़ को जो यानी इसमें हो क्या रहा है, आप गौर करें, थायराइड ग्लैंड एक्सेसिव सेक्रीट कर रहा है, T4 और T3 बॉडी के अंदर ज़्यादा हैं। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, ज़रा इसके नताइज देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि मेटाबॉलिज्म फास्ट या रैपिड हो जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा ना तो उससे हमारे जो ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं, हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, ब्रीदिंग तेज़ हो जाएगी, तो सम टाइम इस डिज़ीज़ की वजह से कार्डियक फेलियर भी हो सकता है, कार्डियक फेलियर भी हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, राइट। और इसमें एबनॉर्मल ऑटोमेटिक फंक्शंस हो जाएंगे, बॉडी के जो ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं जैसे ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, वो एबनॉर्मल हो जाएंगे। इसकी काज क्या है, क्यों हाइपरथायराइडिज्म होता है? इसकी काज बेसिकली एक एबनॉर्मल प्रोटीन है, एक प्रोटीन है जो इसकी सेक्रीशन को रेगुलेट करती है। वो प्रोटीन एक्सेस पैदा होती है बॉडी के अंदर। वो प्रोटीन अगर एक्सेस पैदा हो
तो जाहिर है वो इसको ज़्यादा स्टिमुलेट करेगी और ये ज़्यादा अपनी सेक्रेशन पैदा करेगा और वो सेक्रेशन बॉडी के लिए ज़्यादा होगी, मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाएगा। वो बेसल मेटाबॉलिज्म यानी रिलैक्स है जब, तो हार्ट बीट रिलैक्स होनी चाहिए, लेकिन रिलैक्स नहीं है क्योंकि बेसल मेटाबॉलिज्म तेज़ है तो उससे हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी और सम टाइम इससे कार्डियक फेलियर भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है और ये मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर देगा। इसकी रीज़न क्या है, इसकी काज क्या है? एक प्रोटीन जिसकी अमाउंट एबनॉर्मल बन रही होती है बॉडी के अंदर और वो ख़तरनाक है। स्टूडेंट्स, हाइपोथायराइडिज्म का क्या होता है इफ़ेक्ट, हम देखते हैं। ये तो था हाइपरथायराइडिज्म। अब हम देखते हैं अगर लो सेक्रेशन पैदा हो थायराइड ग्लैंड की, तो फिर चूंकि बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है, तो फिर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म जो है इसके दो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। हाइपो मीन लो, थायराइडिज्म मीन लो थायराइड सेक्रेशन। अगर ये हो अर्ली लाइफ में, यानी मैं कहूँगा ये कंजेनिटली हो, ये बाई बर्थ लो सेक्रेशन हो, तो फिर इसके नतीजे में जो डिज़ीज़ पैदा होगी उसका नाम है क्रेटिनिज़म। और अगर ये अर्ली लाइफ के बाद हो, आफ्टर अर्ली लाइफ यानी एडल्ट होने के बाद अगर ये प्रॉब्लम हो, तो इसकी रीज़न होगी आयोडीन डेफिशिएंसी इन डाइट। आयोडीन की कमी होगी किस में? डाइट में। और इसके नतीजे में जो डिज़ीज़ पैदा होगी उसका नाम है गाइटर, जिसके नतीजे में हमारा ये जो नेक है ये इनलार्ज हो जाती है। वो जो डायग्राम मैंने नीचे दिखाई है, ये हमारी नेक जो है ये बाहर को ओवर आती है, इसको गाइटर कहा जाता है, जिसको गिल्लर्ड की बीमारी भी कहा जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम देखते हैं क्रेटिनिज़म की सिम्टम्स क्या हैं और फिर हम देखेंगे गाइटर की सिम्टम्स। हाइपोथायराइडिज्म, लो कंसंट्रेशन ऑफ थायराइड सेक्रेशन की वजह से जो क्रेटिनिज़म है, क्रेटिनिज़म के बहुत ख़तरनाक किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं। ऐसे लोग जो इनके हेयर्स होते हैं वो कोर्स का मतलब वो खुरदरे होते हैं, स्केंटी बहुत कम तादाद में होते हैं सर के ऊपर जो बाल हैं। और दूसरी इसकी अलामत क्या है, इनकी जो स्किन है, बच्चों की आमतौर पे स्किन सॉफ्ट होती है, इनकी थिक है, येल्विश कलर की है, जैसे इसमें ब्लड ही नहीं है। स्केली मीन खुरदरी स्किन है। इसके अलावा ये लोग सेक्सुअली मैच्योर नहीं होते, नो सेक्सुअल मैच्योरिटी। ये लोग मेंटली और फिज़िकली लेस होते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, इनका मेंटल ग्रोथ नहीं होती, इनकी फ़िज़िकल ग्रोथ भी कम होती है, नो फिज़िकल बट ऐसे लेस फिज़िकल ग्रोथ, राइट। अच्छा, ये क्रेटिनिज़म की अलामत। अच्छा, क्रेटिनिज़म के नतीजे में बाज़ औक़ात मिक्स एडीमा भी पैदा होता है। ज़रा ये समझ लें मिक्स एडीमा क्या चीज़ है। एडीमा का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस फ्लूइड का एक्यूमुलेट हो जाना, डिपॉजिट हो जाना, ये एडीमा कहलाता है। एडीमा हमारे इंटरनल आर्गन्स में भी हो सकते हैं, जैसे लंग्स में भर गया फ्लूइड या किडनीज़ में भर गया, दिल में भर गया, एक्स्ट्रा फ्लूइड भर गया, इसको भी एडीमा कहते हैं। ये स्किन के अंदर यानी लिम्स के अंदर भी हो सकते हैं। मिक्स एडीमा में क्या है, क्रेटिनिज़म की वजह से आपके हाथ और पाँव जो हैं यहाँ पे एडीमा हो गया, इसको मिक्स एडीमा कहते हैं, जिससे पफीनेस ऐसे स्वेल अप हो जाएगी, स्किन और हैंड्स जो हैं वो पफ़ी हो जाएंगे। हमारी बुक पे जो एक शख्स की तस्वीर लगी हुई है, उसकी स्किन ऐसे बाहर को ढलकी हुई है, ठीक है, ऐसे गिर रही है, तो वो पफीनेस ऑफ स्किन है। दिस इज़ मिक्स एडीमा, दिस इज़ ड्यू टू क्रेटिनिज़म। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ गाइटर? अभी मैंने आपको कहा आयोडीन डेफिशिएंसी से होता है, और इसमें क्या है, इसमें नेक जो है वो इनलार्ज हो जाती है और एबनॉर्मल जो है वो ओबेसिटी हो जाती है, लोगों की स्किन ख़राब हो जाती है। और गाइटर का ट्रीटमेंट क्या है? आयोडाइज्ड साल्ट यूज़ करें, आयोडाइज्ड साल्ट से ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ये थे हमारे दो हार्मोन्स। अब हम देखेंगे इसका तीसरा हार्मोन, जिसका नाम है कैल्सिटोनिन। हाँ जी स्टूडेंट्स, कैल्सिटोनिन तीसरा हार्मोन है थायराइड ग्लैंड्स का। इसके नाम से ज़ाहिर है ये कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। इट रेगुलेट्स, इट कंट्रोल्स, इट कीप्स द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड एट होम्योस्टैटिक लेवल। जब हाई कैल्शियम हो ब्लड में, हाई कैल्शियम इन ब्लड, तो कैल्सिटोनिन स्टिमुलेट होता है, इसकी प्रोडक्शन स्टिमुलेट होती है। ये पैदा होता है
और उस हाई कैल्शियम को कैल्शियम फास्फेट में कन्वर्ट करके बोन्स के अंदर डिपॉजिट कर देता है। एक तो बोन्स मजबूत होती हैं और दूसरा ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल मेंटेन्ड हो जाता है। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल लो हो जाए तो ये इनहिबिट हो जाता है, इसकी जो प्रोडक्शन है वो रोक दी जाती है। ठीक है जी, ये है कैल्सिटोनिन का रोल। अगर कैल्सिटोनिन एक्सेसिव या लेस पैदा हो तो इसके नतीजे में हमारे नर्व्स मुतासर होंगे, हमारे मसल्स मुतासर होंगे, हमारा ब्लड कंपोजिशन और स्केलेटन, 4 तरह के असरात होंगे। क्योंकि ये जो चारों मैंने नाम गिनवाए हैं इनमें कैल्शियम का रोल है, स्केलेटन में रोल है, ब्लड में रोल है, इसके अलावा मसल्स और नर्व्स के अंदर भी रोल है। स्टूडेंट्स, थायराइड ग्लैंड तो हमने कंप्लीट कर लिया। 4 और हार्मोन्स हैं जिनका नाम है पैराथायराइड्स या पैराथायराइड ग्लैंड्स। ये जो पैराथायराइड्स हैं ये थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर साइड पे, दोनों जो लोब्स हैं, ये जो लेटरल लोब्स हैं, ये वाले लेटरल लोब्स, इनकी पोस्टीरियर साइड पे ये 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स मौजूद हैं जिनको पैराथायराइड्स कहा जाता है। ये एक ही सेक्रीशन पैदा करते हैं जिसका नाम है पैराथार्मोन। स्टूडेंट्स, पैराथार्मोन जो है ये कैल्सिटोनिन के एंटागोनिस्टिक काम करता है, ये कैल्सिटोनिन के अपोजिट काम करता है। कैसे? जब लो कैल्शियम हो ब्लड में, लो कैल्शियम, तो उस वक्त पैदा होगा पैराथार्मोन। ये क्या करेगा? ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इन्हांस करेगा। कैसे? ये स्केलेटन के अंदर से कैल्शियम को डिज़ोल्व करके ब्लड में उंडेल देगा जिससे ब्लड कैल्शियम लेवल हाई हो जाएगा। और जब कैल्शियम लेवल हाई हो गया तो उस वक्त इसकी जो प्रोडक्शन है उसे इनहिबिट कर दिया जाएगा। आपने देखा कि पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन एक दूसरे के अपोजिट काम करें। कैल्सिटोनिन हाई कैल्शियम और पैराथार्मोन लो कैल्शियम, राइट। अगर पैराथार्मोन एक्सेस पैदा हो तो क्या होगा? अगर इसकी कंसंट्रेशन एक्सेस में हो तो क्या होगा? ये सारे का सारा जो स्केलेटन है उसको ब्रेक करेगा, उसको डीमिनरलाइजेशन करेगा, रिकट्स जैसे मसाइल पैदा करेगा और ब्लड में डाल देगा। अब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल हाई हो जाएगा, ये ब्लड फिल्टर करना है किडनीज़ ने, तो किडनीज़ के अंदर किडनी स्टोन्स पैदा हो जाते हैं। एक्सेसिव सेक्रीशन से 2 मसाइल हुए हैं, एक डीमिनरलाइजेशन हुई है, यानी जो स्केलेटन है वो डीमिनरलाइज हो गया, और दूसरा क्या हुआ है, किडनी स्टोन्स भी पैदा हो जाएंगे क्योंकि कैल्शियम ब्लड में बहुत ज़्यादा है और वो कैल्शियम डिपॉजिट होकर कैल्शियम स्टोन्स बना देगा। अगर इसकी अंडर सेक्रीशन है तो फिर क्या होगा? डेफिनेटली ब्लड कैल्शियम लेवल लो हो जाएगा। जब ब्लड कैल्शियम लेवल लो हो जाएगा तो हमारे नर्व्स मुतासर होंगे, हमारे मसल्स मुतासर होंगे, इसी तरीके से ब्लड कंपोजिशन मुतासर होगी और स्केलेटन भी मुतासर होगा। तो ये सारे मसाइल जो हैं ये एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा हो जाएंगी जब इसकी लो कंसंट्रेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने देखा थायराइड ग्लैंड्स क्या हैं, पैराथायराइड्स क्या हैं, थायराइड ग्लैंड किसके अंडर होते हैं वो हमने देखा शुरू में, और फिर हमने देखा इसके 3 हार्मोन हैं, T4 है, T3 है, कैल्सिटोनिन है, कैसे कैसे बॉडी के अंदर T4 T3 का साइनर्जिस्टिक फंक्शन देखा, पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन का एंटागोनिस्टिक फंक्शन देखा, इनकी डायग्राम्स देखी और इन डिटेल डिस्कस किया। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।